गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूपी पीसीएस के इस बैच में। और साथ में आज से आप लोगों की क्लास शुरू होगी जिसमें मेरा नाम है अमृता और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। और काफ़ी स्टूडेंट्स की बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, क्वेरीज थी उनकी कि मैम कब से शुरू होगी क्लासेस। तो आज से आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से सभी मुझे कमेंट में बता दीजिए ऑडियो और वीडियो ठीक है या फिर नहीं है, कोई दिक्कत है बताइए। चलिए फटाफट से बता दीजिए सब ठीक है। ओके, तो चलिए तो सेशन को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहली बात कि आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। ये हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले शायद बायो नहीं पढ़ी होगी अच्छे से या 10th क्लास तक ही पढ़ी होगी, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो मैं अलग अलग बैचेस में देखती हूँ वह ये कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बार बार ये कहते हैं मैम इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं इंग्लिश में पढ़ाइए, कुछ कहते हैं हिंदी में पढ़ाइए, है ना। तो इस चीज़ का सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो और इंग्लिश मीडियम वाले किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट मजाक हंसी मजाक सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ हमारी क्लास में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आप अनुशासनहीनता करेंगे तो हमारे यहाँ पर एडिटर सर और मैम बैठे हैं, वो तुरंत आपको ब्लॉक कर देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कोशिश यह करिएगा कि हंसी मजाक सब कुछ अच्छा लगेगा, लेकिन अनुशासन आपको रखना यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले। और मैम हमारा कमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल, सभी का कमेंट एकदम यहाँ आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है। मैम कितने पेज की नोटबुक बनाएं, कितने भी पेज की बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ। दूसरी बात कि यहाँ पर कुछ बच्चों को मैंने देखा है, खास तौर से मैंने देखा है कि पीसीएस वाले बच्चों को मैंने अलग अलग बैचेस में जब पढ़ाया, ऑफलाइन पे पढ़ाया, तो वो सभी बच्चे ऐसा करते हैं यहाँ पर कि मैम जो भी लिखवा रही है हर एक वर्ड लिखो, हर एक वर्ड लिखो, यहाँ तक कि कॉमा भी लिखो। नहीं, मेरी क्लास में आपको ऐसे करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप वही पॉइंट यहाँ पर नोट करेंगे जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है या फिर मैं कहूंगी कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी चिल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से मस्ती से आप लोग यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खुश होकर के पढ़ाई करेंगे और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर बताऊंगी उसकी बोर्ड पीडीएफ नोट्स सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। तो आप सभी को स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है, यानी मेहनत करनी है, लेकिन किस तरीके से, स्मार्ट तरीके से करनी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले सिलेबस के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। अच्छा, एक बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप डिक्टेट भी करेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी क्लास में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, पर अगर जरूरी लगेगा तो वो भी कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पर कि जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी में आपको कौन कौन से चैप्टर यानी कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने होंगे जिनके ऊपर काफी ज्यादा प्रश्न आप लोगों का पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर स्टार्ट जो होगा वो है इंट्रोडक्शन। पहले नंबर पर स्टार्टिंग होगी इंट्रोडक्शन और हिंदी में इसे हम कहेंगे परिचय। हिंदी में क्या कहेंगे इसे हम यहाँ पर, परिचय। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं परिचय के बारे में। परिचय में भाई सिंपल पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, यह शब्द कहाँ से आया, ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जो बायोलॉजी से संबंधित होते हैं, इनके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन यानी परिचय में पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर आता है यहाँ पर, और उसे हम सभी कहते हैं टैक्सोनॉमी। दूसरे नंबर पर आता है टैक्सोनॉमी और हिंदी में इसे हम वर्गीकी कहते हैं। बहुत सारी पुस्तकों में वर्गीकरण भी लिखा हुआ आप लोगों को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि जो वर्गीकी है, जो टैक्सोनॉमी है, वह क्या है। तो भाई जितनी भी जीवधारी हैं इस धरती पर, उन सभी को अलग अलग तरीके से विभाजित कर दिया गया है, उनकी समानताओं को देख करके, उनके डिफरेंसेस को देख करके, और फिर उनको नामकरण यहाँ पर किया गया है। तो उसी को हम लोग टैक्सोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। साथ में ही आपको यह ध्यान में रखना है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। तो यह वर्गीकरण के ऊपर भी काफी प्रश्न पूछा जाता है जो कि आप यहीं पर ही पढ़ते हैं।
ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर टेक्सोनॉमी के साथ ही आपको पढ़ना होगा एनिमल किंगडम। ये आप लोगों का न्यू ऐड है, इसके ऊपर मैंने प्रश्न देखा था लास्ट कुछ ईयर से, पर ये अलग से पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम लोग यहाँ पर जरूर इसके बारे में पढ़ेंगे। जिसे हम सभी कहते हैं जंतु जगत, जिसे हम सभी कहते हैं जंतु जगत। ठीक है, तो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जंतु हैं, उन सभी को क्या करना है, अलग अलग तरीके से बांटना है और उन सभी को यहाँ पर पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान, और सेल बायोलॉजी भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। तो बहुत ही विस्तार से इसे हमें पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर काफी प्रश्न पूछता है। जैसे सेल क्या होती है, तो भाई हमारे जीवन की इकाई होती है, हमारी बॉडी की इकाई होती है, लाइफ की इकाई होती है ना। साथ में सेल की उत्पत्ति कैसे होती है, सेल डिवीजन यानी सेल का जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वह किस तरीके से होता है। साथ में ही हमको यहाँ पर पढ़ना होगा कि सेल के अंदर भी उसके बहुत सारे भाग होते हैं, जिन्हें हम सभी सेल ऑर्गेनेल या फिर कोशिकांग के नाम से जानते हैं। तो ये कोशिकांग क्या हैं, इनका फेमस नाम क्या होता है और ये क्या कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो उससे प्रश्न यह पूछा जाता है कि भाई यह बताइए कि अगर हम किसी कोशिका को देखते हैं तो कोशिका का ऊर्जा घर कौन सा है, यानी पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ये क्या कार्य करता है, ये एनर्जी देता है। कैसे एनर्जी देता है, क्योंकि यह सेलुलर रिस्पायरेशन यानी कोशिकीय श्वसन करता है ना। तो इस तरह के प्रश्न आप लोगों के काफी ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भाई प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम्स को कहते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा सब कुछ हम लोग साइटोलॉजी में यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो है बॉटनी, वो है हमारा बॉटनी। और बॉटनी को ही हम सभी यहाँ पर लिख देते हैं प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम, और हिंदी में इसे कहा जाएगा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। और इसी को हम सभी और क्या कह सकते हैं, तो आंसर करना पादप जगत भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पादप जगत भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां से भी आपका प्रश्न काफी ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों का किस तरीके से विकास होता है, फ्लावर यानी कि पुष्प क्या होते हैं, उनमें पॉलिनेशन यानी परागण किस तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, उनका वर्गीकरण किस तरीके से होता है, उन सभी की अगर हम बात करें तो उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है 6 पॉइंट, और जो 6 पॉइंट है हमारा वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी को हम कहते हैं मानव कार्य की, मानव कार्य की। अब ये मानव कार्य की क्या है, तो भाई हमारा शरीर किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से फंक्शन करता है, और उसी को हम सभी क्या कहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो अगर आप नॉर्मली तौर पर देखें तो सबसे पहली बात डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, तो जैसे आपका हो गया पाचन तंत्र, तो क्या आपका शरीर पाचन किस तरीके से यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ ही आ जाता है श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, कंकाल तंत्र। तो ये जितने भी यहाँ पर तंत्र होते हैं उन सभी की अगर हम बात करें तो वो सारा सब कुछ क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर यहाँ पर आता है। अच्छा, काफी जो बच्चे हैं वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि मैम कितने घंटे की क्लास होगी, कितने। बेटा अभी आज पहली क्लास है, अभी पहले क्लास तो पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। और वैसे तो 60 घंटे की क्लास यहाँ आपकी मैं रखूंगी, ठीक है, या फिर थोड़ा देखते हैं हमें कितना घंटा मिलता है, पर उसके हिसाब से भी देखेंगे कि कम या ज्यादा हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि टॉपिक आपका टाइम से कवर होना चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को समझ आना चाहिए और आप लोग के क्वेश्चंस बनने चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि कुछ टीचर्स को मैंने देखा है कि वो 10-15 दिन में ही बायोलॉजी खत्म कर देंगे, 1 महीने से भी कम के समय में 20 दिन में ही बायोलॉजी खत्म कर देंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो आपको ऐसा पढ़ना चाहिए कि इंडिया के किसी भी स्टेट में का कोई भी क्वेश्चन अगर उठा करके आपको दिया जाए तो वो आप लोग कर सको, तभी पढ़ने का मतलब है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत परेशान हैं यहाँ पे, प्री का है, मेंस का है। अरे भाई आप लोगों ने कोर्स खरीदा है ना, आपको पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे
7th पॉइंट आता है यहाँ पर ह्यूमन डिजीजेस। ह्यूमन डिजीजेस, और ह्यूमन डिजीज की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा मानव रोग। मानव रोग, ठीक है। अब मानव रोग की अगर हम बात करें तो भाई मानव रोग अलग अलग तरीके से होते हैं, सर्दी जुकाम बुखार यानी वायरल फीवर हो गया, वायरस से होने वाले रोग। दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है फंगस यानी दांत खाज खुजली कवक संबंधित रोग, ठीक है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, पेट गड़बड़ हो गया या फिर टाइफाइड हो गया, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि भी बैक्टीरिया से यह रोग हो गया। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि रोगाणु से ही रोग होता है, बहुत सारे ऐसे प्रदूषक होते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं, उनकी वजह से भी आपको रोग यहाँ पर हो जाता है। जैसे आप सभी ने सुना होगा मिनी माता का रोग। अब यह बताइए कि मिनी माता का रोग क्या होता है। तो मिनी माता के रोग की अगर हम बात करते हैं तो मिनी माता रोग किसकी वजह से हो रहा है, मरकरी की वजह से हो रहा है, कि पीने के पानी में मरकरी बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए इताई इताई का रोग किसकी वजह से हो गया, तो भाई आपको आंसर करना है कि पीने के पानी में जब कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना यहाँ पर पड़ेगा। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हो। नहीं बेटा, जल्दी जल्दी नहीं है, नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल ही बोल रही हूँ। स्मॉल पॉक्स बेटा आपका वायरल डिजीज में आता है। नेक्स्ट अनुवांशिकी रोग भी इसके आपके अंदर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी, तो मैंने यह देखा है कि अनुवांशिकी के ऊपर कोई एक प्रश्न पूछेगा, पर ये बहुत बड़ा चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना, 1 घंटे की क्लास में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। बहुत कॉमन प्रश्न इससे यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर पूछा जाता है यहाँ पर, बेटे अब कुछ 2 बच्चे हैं सिर्फ जो कह रहे हैं कि मैम आप बहुत जल्दी बोल रहे हो। बेटा देखो, ये नॉर्मल स्पीड है, इससे कम की स्पीड में तो सो जाएंगे सभी, मैं भी सो जाऊंगी, ठीक है। तो इतनी स्पीड मुझे लगता है कि ठीक है, और मैं तो अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया है, तो परेशान मत हो। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अभी तो हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है। तो क्यों इतना परेशान हो रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अनुवांशिकी। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर, और डीएनए आरएनए की अगर आप बात करो तो वो सेल बायोलॉजी के अंदर ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए आरएनए उसी के अंदर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आप लोगों का आ जाता है यहाँ पर मिसेलियस, जिसको हम सभी विविध के नाम से यहाँ पर जानते हैं। तो विविध जो होगा, जो इसमें से छूट गया है, वो सभी इसी में आ जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं शब्दावली के बारे में, टर्मिनोलॉजी के बारे में, तो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि भाई ये बताओ हिपैटोलॉजी किसे कहते हैं, हिपैटोलॉजी का क्या मतलब होता है, बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, किसका अध्ययन हम कर रहे हैं, है ना। सेल बायोलॉजी का क्या मतलब होता है, ईपी कल्चर मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है। इस तरीके से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं, शब्दावली के ऊपर प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो वह भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके अलावा और जो यहाँ पर छूट गया, जैसे कि मान लो एक बहुत फेमस क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि मधुमक्खी ने आपको काटा, या फिर लाल चींटी ने आप लोगों को काटा, चीटा ने आप लोगों को काटा, ठीक है, और फिर क्या हो गया, यहाँ पर आपके शरीर में सूजन आ गई, आपको इचिंग हो रही है, आपको बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, तो ऐसा कौन सा यहाँ पर एसिड है जो आपके शरीर में प्रवेश कर गया, है ना। तो इस तरह के भी जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो किसी चैप्टर वाइज में नहीं है, लेकिन अलग से यहाँ पर प्रश्न यह पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि मैम कितनी कॉपी का उपयोग हो जाएगा, कितनी पेज, मिनिमम साइज की ले लेना, A4 साइज की जो स्पाइरल होती है वो ले लेना, थोड़ी मीडियम साइज की, बस बात खत्म, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों का क्या है, ये सब है आप लोगों का सिलेबस, ठीक है। और इसी सिलेबस से हम लोग यहाँ पर आज पढ़ना शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इंट्रोडक्शन, यानी परिचय से हम लोग इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए परिचय से हम लोग इसकी स्टार्टिंग यहाँ पर करेंगे कि जीव विज्ञान का परिचय क्या होता है, किस तरीके से यह होता है, ठीक है बच्चों। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सभी तैयार हैं? तो हम लोग ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि फालतू की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। बेटा स्ट्रेटेजी तब बनाई जाती है जब हमारा बेसिक क्लियर होता है, ठीक है। स्ट्रेटेजी तब बनाई जाती है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, तो इसीलिए आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी।
इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में कहा जाएगा जीव विज्ञान का परिचय, जीव विज्ञान का परिचय। और यहीं से हमारी आज क्लास क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। अगर हम सभी बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी क्या होता है, या कितने शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जैसा आप सभी ने हिंदी जब पढ़ी होगी या पढ़ते हो तो आप सभी ने सुना होगा संधि विच्छेद। सभी ने सुना है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब है कि कोई भी कठिन या क्लिष्ट शब्द है उसको आप दो भागों में बांट दो तो वो आसान हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जो भी शब्दावली होती है, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको हम सभी क्या करेंगे, दो भागों में यहाँ पर बांट देंगे। ठीक है, तो बायोलॉजी को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो भागों में बांट देते हैं। अब हमने एक बायो और लॉजी। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायो का क्या मतलब होता है। बायो जहां जहां पर भी वर्ड यूज किया जाता है उसे हम सभी कहते हैं लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स। और हिंदी में इसे हम कहते हैं जीवित प्राणी। क्या कह रहे हैं, जीवित प्राणी। या फिर हम इन्हें क्या कह सकते हैं, जीवधारी। क्या कह सकते हैं, जीवधारी। या फिर हम क्या कह सकते हैं, लाइफ, यानी कि जीवन, यानी जीवन। ठीक है, तो बायो की अगर हम बात करते हैं तो बायो का अलग अलग यहाँ पर अर्थ हो सकता है, पर सभी अर्थों का एक ही मतलब है, क्या, लिविंग, जीवित प्राणी, जीवधारी, जीवन, लाइफ। और यही यहाँ पर क्या है आपका बायो। और दूसरे नंबर पर अगर हम लॉजी के बारे में बात करते हैं तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, और हिंदी में इसे हम कहते हैं अध्ययन करना। क्या कह रहे हैं, अध्ययन करना। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर कि जब हम जीवधारियों का अध्ययन कर रहे हैं, जब कभी हम किसी जीवन का अध्ययन कर रहे हैं, या फिर जब हम यहाँ पर लिविंग बींग्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर क्या कहा जाता है, आंसर करना कि उसके अध्ययन को ही हम सभी यहाँ पर बायोलॉजी कहते हैं, यानी जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम कितने प्रश्न बन जाएंगे, तो इसके बारे में मैं कल आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, तो परेशान मत हो, धीरे धीरे आप लोग क्लास की स्टार्टिंग करो बेटा, सब कुछ आप लोगों का हो जाएगा। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम आप कमेंट सीन नहीं करते हो, ज्यादा नहीं करते हो। हाँ, मैं इसलिए कमेंट ज्यादा सीन नहीं करती हूँ क्योंकि इतने सारे आप बच्चे हो, कमेंट में ही फिर पूरी क्लास रह जाती है, पढ़ाई होती ही नहीं है। तो पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो पहले पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो भी उनको समझ नहीं आया, डाउट जो भी उनका है, वो क्लास के एंडिंग में पूछते हैं, और आप लोग भी वैसा ही करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो बायोलॉजी का मतलब होता है सभी जीवधारियों का अध्ययन करना, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जीवित प्राणी इस दुनिया में हैं, जो जीवन है उसका जब हम अध्ययन करते हैं, उसकी जब हम स्टडी करते हैं, तो उसी को हम सभी यहाँ पर बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। बायोलॉजी जो यह शब्द है, ये जो टर्म है, यह किसने क्वाइंड किया था, ये नामकरण किसने किया था। चलिए जल्दी से आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताएंगे फटाफट से कि बायोलॉजी शब्द किसने यहाँ पर दिया था। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं अरस्तु। नहीं, गलत है आंसर, गलत है, गलत है। मैं आपको बताती हूँ। तो बात यह है कि जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर दो साइंटिस्ट आते हैं, कौन आते हैं, दो साइंटिस्ट। यहाँ पे नहीं बेटा, अरस्तु गलत बता रहे हो आप। यहाँ पे दो साइंटिस्ट आते हैं, और एक साइंटिस्ट का जो नाम है वो है लैमार्क, और दूसरे का नाम है ट्रिविरेनस। दो साइंटिस्ट यहाँ पर आते हैं जिनका नाम है लैमार्क और ट्रिविरेनस। इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के ही बायोलॉजी शब्द यहाँ पर दिया था। और अगर आप अरस्तु के बारे में बात करते हो, यानी जो एरिस्टोटल है उनके बारे में बात करते हो, तो जो एरिस्टोटल है उनको वह कौन है, तो आंसर करना जीव विज्ञान के जनक हैं। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, एक कौन है, जनक हैं, और दूसरे कौन है यहाँ पर, जिन्होंने नामकरण यहाँ पर दिया था, जिन्होंने शब्दावली यहाँ पर दी थी, जिन्होंने यह टर्म क्वाइंड यहाँ पर किया था। तो दोनों में अंतर आपको समझ आया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह बताइए बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, आंसर करना दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने साथ में यह नामकरण दिया था, लैमार्क और ट्रिविनेरस।
ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर यह दोनों साथ में नाम दिए गए हैं तो यह सबसे बढ़िया आंसर होता है। लेकिन कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा, वो कंफ्यूज करने के लिए क्या कह देगा, ए ऑप्शन लैमार्क और बी ऑप्शन ट्रिवीरेनस। ठीक है, और ऐसे में बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को क्या यहां पर करना है, तो आंसर करना है आपको कि भाई हम लैमार्क को पहले प्राथमिकता यहां पर देंगे। देखिए, अगर यह दोनों नाम यहां पर साथ में दिया गया है तो यह सबसे बेस्ट आंसर है। लेकिन अगर ऑप्शन में ऑप्शन ए लैमार्क, ऑप्शन बी कुछ और इस तरीके से दे दिया तो आपको जो पहली प्राथमिकता देनी है, पहली जो प्रायोरिटी देनी है, वह किसको देनी है, लैमार्क को देनी है। याद रखेंगे इस चीज को, याद रहेगा सभी को। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे कहा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और उस टाइम पे आपको आंसर करना है क्या, एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। क्या, अरस्तु। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान यहां पर रखिएगा। चलिए अब आगे हमसे यह प्रश्न यहां पर पूछा जाता है कि यह बताइए कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया था। आपसे यह यहां पर पूछा जाता है कि जो बायोलॉजी शब्द है वह किस भाषा से लिया गया था, और इसका जो हमारा आंसर बनेगा वो है यूनानी भाषा से लिया गया था। किस भाषा से लिया गया था, यूनानी भाषा से लिया गया था, यानी ग्रीक लैंग्वेज से यहां पर लिया गया था। अब आप में से काफी बच्चे कहेंगे कि मैम ये ग्रीक लैंग्वेज यानी कि जो यूनानी भाषा है या कौन सी भाषा है, हमने तो पहले नहीं सुनी। तो आपको आंसर करना है यहाँ पर कि देखो भाई, जिस तरह से संस्कृत होती है, संस्कृत कैसी है, यहाँ पर प्राचीन भाषा होती है। ठीक है, इस तरह से लैटिन, लैटिन कैसी होती है, पुरानी भाषा है, काफी प्राचीन भाषा है। बिल्कुल उसी तरीके से जो ग्रीक भाषा है, जिसको हिंदी में हम सभी यूनानी भाषा कहते हैं, ये भी कैसी है, काफी प्राचीन भाषा है। ठीक है, तो यहां से आपके 4 क्वेश्चन बनके तैयार हो गए। पहला, बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आंसर आपको करना है बायोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम सभी तरह के जीवधारियों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। दूसरा प्रश्न बनता है यहां पर कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आपको क्या आंसर करना है कि जो बायोलॉजी शब्द है वह यूनानी भाषा से लिया गया है, यानी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट यहां पर आता है, यह बताइए कि बायोलॉजी शब्द दिया किसने, बायोलॉजी शब्द किसने कॉइंड किया, ये नामकरण किसने किया, ये प्रपोज किसने किया। ठीक है, आप कुछ और प्रपोज मत समझ लेना। ठीक है, तब आपको यहां पर आंसर करना है कि लैमार्क और ट्रिविनेरस नाम के 2 साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर के ही यह शब्द दिया था, ये नामकरण यहां पर दिया था। ठीक है, फिर साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि अगर ये दोनों नाम साथ में दिए हैं तो यह सबसे बेस्ट आंसर है। क्या है, सबसे बेस्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा अब जैसे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी जो हमारा था उसका मतलब था जीवों का अध्ययन करना। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछा कि भाई यह बताइए कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी जो शब्द है वह किस भाषा से यहाँ पर लिया गया था, और आंसर आपको करना है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया था, यानी यूनानी भाषा से यहाँ पर लिया गया था। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट आता है कि इसका जो नामकरण है वह किसने किया था, आंसर आप लोगों को क्या कहना है यहाँ पर, लैमार्क और ट्रिविरेनस ने यहाँ पर किया था। और फिर उसके बाद आता है जीव विज्ञान के जनक कौन है यहाँ पर, और आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है अरस्तु। क्या आंसर करना है, अरस्तु। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं कि जब हम बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो जो बायोलॉजी होता है उसकी अलग अलग ब्रांचेस हो सकती हैं, बहुत सारी, अनगिनत इतनी ब्रांचेस यहाँ पर होती हैं। पर इसकी जो मुख्य शाखाएं होती हैं वह कौन कौन सी होती हैं, यह भी आपके एग्जाम में कई बार यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि अब हम बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो जो बायोलॉजी होता है यानी जीव विज्ञान जो होता है, इसकी कितनी शाखाएं होती हैं, आंसर आपको करना है 2 इसकी मुख्य शाखाएं होती हैं। पहला होता है जूलॉजी, पहला क्या होता है, जूलॉजी, जिसे हम सभी जंतु विज्ञान के नाम से जानते हैं, और जो दूसरी शाखा होती है उसे हम सभी कहते हैं बॉटनी। क्या कहते हैं, बॉटनी। और बॉटनी का क्या मतलब होता है यहाँ पर, वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान।
ठीक है। तो सबसे पहले आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भैया बताइए कि जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, तो 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर जूलॉजी और दूसरे नंबर पर बॉटनी। यानी पहले नंबर पर हो गया जंतु विज्ञान और दूसरे नंबर पर क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जूलॉजी के बारे में बात करते हैं। यह 2 शाखाओं में मिलकर के यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो जू, सबसे पहले एक शब्द आता है यहाँ पर, जू शब्द। आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे जू का क्या मतलब होता है। जू का क्या मतलब होता है? चलिए, क्या कह रहे हो? जू ही होती है सिर वाली सिर वाली जू? अच्छा ठीक है, नहीं, यहाँ पे सिर वाली जू का मतलब नहीं है, चिड़ियाघर होता है मैम। ठीक है, तो चिड़ियाघर भी यहाँ पर नहीं है, नहीं चिड़ियाघर भी नहीं है। जू का मतलब होता है जंतु, जू का मतलब होता है जानवर। ठीक है, तो जब हम सभी तरह के जानवर और पक्षियों का अध्ययन करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम सभी क्या कहते हैं? यहाँ पर जंतु विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान यहाँ पर कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जूलॉजी का क्या मतलब हो गया? तो लिखते हैं यहाँ पर स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स। और हिंदी में अगर हम बात करें तो जंतुओं का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना, जंतुओं का अध्ययन करना। ठीक है, क्लियर है? अब दूसरी तरफ हम यहाँ पर अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं लड़कियों को बहुत होती है। बेटा लड़कियों को तो होती है, लड़कों को भी होती है। बचपन में आप अपनी मम्मी से कहानियां सुनना। ठीक है, बच्चे जो होते हैं ना सिर जोड़ जोड़ के बात करते हैं और जू क्या हो जाती है? फिर ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉटनी, बॉटनी क्या है? तो इसमें सिंपल है भाई कि बॉटनी में हम किसका अध्ययन करते हैं? स्टडी ऑफ प्लांट्स। और हिंदी में अगर हम बात करें तो पादपों का अध्ययन करते हैं, पादपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि मैम पादप मतलब क्या होता है? पादपों, पादप, इसका क्या मतलब होता है? तो आंसर करना पेड़ पौधे। ठीक है, पादप जो शब्द है वो बहुत अच्छी हिंदी है, एक बहुत शुद्ध हिंदी है। इसका मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे। ओके, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा जीव विज्ञान है उसकी 2 शाखाएं होती हैं। और ये जो 2 शाखाएं होती हैं इसका क्या क्या नाम है? पहले नंबर पर होता है जंतु विज्ञान, जिसे हम सभी जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी की अगर हम बात करें तो जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं? जंतुओं का अध्ययन यहाँ पर करते हैं। ठीक है, एनिमल्स की स्टडी हम लोग यहाँ पर करते हैं। दूसरे नंबर पर आपका हो गया वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। और बॉटनी की अगर हम बात करें तो स्टडी ऑफ प्लांट यानी पादपों का अध्ययन करना, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन करना। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ आ गया? अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें यह एग्जाम में पूछा जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है? आंसर क्या है? एरिस्टोटल यानी अरस्तु साहब। अरस्तु है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपसे पूछा जाता है जंतु विज्ञान के पिता कौन है? जंतु विज्ञान के पिता कौन होते हैं? आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो भी आपका जो आंसर बनेगा वो क्या है? एरिस्टोटल यानी अरस्तु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। लेकिन अगर वह कभी आपसे यह पूछे कि वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के फादर कौन है, बॉटनी के पिता कौन है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। क्या आंसर हो जाएगा? थियोफ्रेस्टस। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 ब्रांच यहां पर होती है। पहली होती है बॉटनी, जिसे हम कह रहे हैं वनस्पति विज्ञान, और फिर है यहाँ पर जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। ठीक है, और साथ में मैंने आपको यह भी बताया कि अगर हम अरस्तु के बारे में बात करते हैं तो अरस्तु कौन होते हैं? जंतु विज्ञान के जनक। और दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस की अगर हम बात करें तो यह कौन हो गए? वनस्पति विज्ञान के जनक। ठीक है, तो यहां से एक एक क्वेश्चन आपका पूछता है। आजकल थियोफ्रेस्टस के ऊपर काफी प्रश्न आने लगा है, थियोफ्रेस्टस के ऊपर काफी प्रश्न आने लगा है कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जनक कौन यहां पर हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? चलिए अब इसके आगे हम यहां पर बढ़ते हैं। अब हम यहां पर बात करेंगे इन दोनों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नाम के बारे में। पुस्तकों के ऊपर भी यहां पर आपसे कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, क्या प्रश्न पूछा जाता है? देखो 2 तरीके से यह प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो। मैम क्या यह लिखना है? ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ये मैं आपको पीडीएफ में ऐसे ही दे दूंगी। ठीक है, नहीं भी लिखते हो तो भी चल जाएगा, पर जो बच्चे लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अपने हाथों से अगर आप लिखते हो ना तो
बहुत अच्छा रहता है। अगर नहीं लिख रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आपको मैं नोट्स में ऐसे ही दे दूंगी। और साथ में लिख रहे हैं, चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से दो तरीके से प्रश्न आपका कैसे पूछा जाता है उसको समझते हैं। पहला प्रश्न पूछेगा जंतु विज्ञान के ऊपर लिखी पहली पुस्तक कौन सी थी, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या पूछेगा, अरस्तु द्वारा जंतु विज्ञान के ऊपर लिखी गई पुस्तक कौन सी थी। तो मतलब तो एक ही है ना। इसी तरीके से यहां पे पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि थियोफ्रेस्टस ने वनस्पति विज्ञान के ऊपर कौन सी पुस्तक यहां पर लिखी थी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहां पर कि जब हम जंतु विज्ञान के बारे में बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने एक पुस्तक यहां पर लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या था, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और दूसरी तरफ जो वनस्पति विज्ञान के ऊपर पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। चलिए मैम हैंड रिटन नोट्स भी बना रहे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हैंड रिटन नोट्स से पता क्या फायदा होता है, मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम टाइम में बहुत फायदा होता है। मैम कहां से लिखे, शुरू से। अब बेटा रहने दो तुम डीएस, तुम ऐसे भी आज बहुत हैरान परेशान हो, तुम कल से लिखना, ठीक है। आज इतना ठीक है, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम जब हम इस बुक के बारे में बात कर रहे हैं तो ये बुक का नाम हमें याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, पता नहीं कैसा नाम है ना, ये नाम हम कैसे याद रखें। तो बहुत सिंपल है, कैसे आपको याद करना है, बहुत सिंपल है। देखो यहां पर हिस्टोरिया लिखा हुआ है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिया लिखा हुआ है, ठीक है, हिस्टोरिया, ठीक है। यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, हिस्टोरिया। हिस्टोरिया ऐसा लग रहा है जैसे बात हो रही हो हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री का क्या मतलब हो गया, इतिहास में कभी पहले, बहुत पहले, हिस्ट्री, हिस्टोरिया, बहुत पहले, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है, एनिमेलिया, नाम से पता लग रहा है एनिमेलिया मतलब एनिमल। तो एनिमल के ऊपर यह लिखी हुई पुस्तक, ठीक है। तो एनिमल यानी जंतुओं के ऊपर लिखी हुई पहली पुस्तक कौन सी हो गई यहां पर, हिस्टोरिया एनिमेलिया, ठीक है। और इसी तरीके से हमने क्या देखा यहां पर, हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम ऐसा नहीं लग रहा प्लांट के बारे में बात हो रही है, तो प्लांटेरम, प्लांट, बस बात खत्म। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछेगा, चलो फिर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। फटाफट से कमेंट में बताइए, जीव विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं। और आंसर क्या हो गया, जीव विज्ञान में हम सभी लिविंग बींग्स, जीवन, जीवधारी जीव का अध्ययन करते हैं। और इसी को यहां पर क्या कहा जाता है, आंसर करना, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी यहां पर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा आपसे पूछा जाता है कि बायोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सीधे एक प्रश्न आपका बन गया। तो बायोलॉजी जो शब्द है वह यूनानी भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, ठीक है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, नामकरण किसने किया, ये जो बायोलॉजी शब्द है यह किसने दिया, यह प्रपोज किसने किया, ये नॉमेनक्लेचर किसने किया, किसने नामकरण यह दिया। आपका आंसर यहां पर क्या बन जाएगा, लैमार्क और ट्रिवीरेनस, ठीक है, जिसमें लैमार्क को हम पहले प्राथमिकता देंगे। फिर यहां पर चौथा क्वेश्चन कौन सा बन गया, जीव विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। और आंसर क्या हो गया, अरस्तु। आंसर क्या हो गया यहां पर, अरस्तु, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे बनेगा जो कि फिफ्थ क्वेश्चन बनेगा आपका, जीव विज्ञान की मुख्य दो शाखाओं के नाम बताइए। यहां पर जो दो मेन नाम है, दो ब्रांचेस है हमारी बायोलॉजी की, वह कौन सी है। आंसर आपको क्या करना है, जूलॉजी एंड बॉटनी, ये जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। फिर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। और फिर इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन यहां पे पूछेगा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। आंसर क्या करना है, थियोफ्रेस्टस। क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस। फिर आपसे पूछेगा यहां पर कि जंतु विज्ञान पर लिखी हुई पहली पुस्तक या अरस्तु द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है जो जंतुओं के ऊपर लिखी गई थी, हिस्टोरिया एनिमेलिया। और इसी तरीके से लास्ट में आपसे प्रश्न पूछेगा
कि बॉटनी के ऊपर लिखी हुई पहली पुस्तक कौन सी है, या फिर पूछेगा कि भाई थियोफ्रेस्टस ने वनस्पतियों के ऊपर पहली पुस्तक कौन सी लिखी, तब आपको क्या आंसर करना है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या, हिस्टोरिया प्लांटेरम। हो गया, याद हो गया ना सभी को। देखो कितना आसान था ना आसान। अब आप लोग सोचते हो मैम कैसे याद करें, इसीलिए मैं कहती हूँ आराम से पढ़ो, सब कुछ अच्छे से याद होगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर याद नहीं हुआ तो आपको क्या करना है, लिख लिख करके उसको याद करना है, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी, मुझे शब्द याद नहीं होते थे बायोलॉजी के, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात बोली थी, मेरे पापा ने, कि बेटा जब हम 20 बार बोल बोल के पढ़ते हैं और एक बार लिखते हैं तो वो बराबर होता है। तब से मेरी आदत है कि अगर मुझे कोई चीज याद नहीं हो रही तो मैं उसको लिख लिख के याद कर लेती हूँ, एकदम दिमाग में क्या हो जाता है, चिपक जाता है एकदम, ठीक है। ओके, तो ये गुरु मंत्र मैं तुम लोगों को भी दे रही हूँ, इसको जरूर फॉलो करना, ठीक है। कि कोई शब्द अगर याद नहीं हो रहा, उसको लिख लिख करके याद कर लो, अपने आप याद हो जाएगा, बहुत लंबे समय तक आपकी मेमोरी में वो क्या रहेगा, चिपक जाएगा, ठीक है। चलो आगे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। चलो इतना तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हो रही है यहाँ पे अरस्तु के बारे में, बात हो रही है यहाँ पे थियोफ्रेस्टस के बारे में। इन्हें कहा जा रहा है फादर ऑफ जूलॉजी और इन्हें कहा जा रहा है फादर ऑफ बॉटनी। अब यहां पर बात आती है कि इन्होंने ऐसा क्या किया होगा, है ना। इन्होंने पुस्तक तो लिखी, पर पुस्तक में ऐसा इन्होंने क्या लिखा होगा, इन्होंने ऐसा क्या यहां पर कार्य किया होगा जिसकी वजह से इनको फादर कहा जा रहा है, जिसकी वजह से इनको पिता, जनक यहां पर कहा जा रहा है। ऐसा इन्होंने क्या किया होगा इस पुस्तक के अंदर, तो आप लोगों को यहां पे समझना है। मैं आपको 3 शब्द यहां पर बताऊंगी, 3 शब्द, उनको जरा ध्यान से यहां पर आप पढ़िएगा, ठीक है। पहला जो शब्द यहां पर आता है वो है मॉर्फोलॉजी। एक शब्द यहां पर आता है मॉर्फोलॉजी, और हिंदी में इसे हम कहते हैं आकारिकी, आकारिकी, ठीक है। दूसरा शब्द आता है वो है एनाटॉमी, और इसे हम सभी हिंदी में कहते हैं शरीर रचना विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, ठीक है। इसी तरीके से एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी, और हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे कहा जाएगा कार्यकी, ठीक है। 3 शब्दों के बारे में हम सबसे पहले यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पहला शब्द मॉर्फोलॉजी, जिसे अकार्यकी कहा जाता है। दूसरा कहेंगे एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान, और फिर आता है यहाँ पर फिजियोलॉजी यानी कार्यकी। मैम राइटिंग अच्छी है आपकी, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो तो सबसे पहले पहले नंबर पे बात करते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर देखा कि मैं स्टूडियो में पढ़ा रही हूँ, स्टूडियो में बोर्ड है, सामने गेट लगा हुआ है, यहाँ कैमरा है। अब गेट लगा हुआ है, उसमें से मान लो गेट खुला, उसमें से एक मक्खी कैसी हो गई, यहाँ पर घूमती हुई हमारे स्टूडियो के अंदर आ गई। अब कोई मक्खी हमारे अंदर यहाँ स्टूडियो के अंदर आ गई, तो मैंने क्या कहा कि मक्खी आ गई है, मक्खी आ गई है, मक्खी आ गई है, ठीक है। मान लीजिए दोबारा यह डोर ओपन हुआ और इससे एक चूहा अंदर आ गया, हम क्या कहेंगे भाई कि चूहा अंदर आ गया है, ठीक है, चूहा अंदर आ गया है। फिर डोर ओपन हुआ, एक कुत्ता आ गया, तो हम कहेंगे अरे भाई कुत्ता आ गया है। अब वो अलग बात है कि वो डरावना है, कि बहुत क्यूट है, कि बहुत प्यारा है, वो अलग चीज है, पर कुत्ता आ गया है। अब इतने में क्या हुआ, डोर खुला और एक सर अंदर आ गए। अब मैं क्या कहूंगी, सर अंदर आ गए, ठीक है। मैं कुछ और नाम तो नहीं लूंगी ना, नहीं तो क्या होगा, पिटाई हो जाएगी मेरी, है ना है ना, कि मैम ये कैसी बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरा समझाने का ये मतलब है कि भाई अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे डोर ओपन हुआ, डोर जब ओपन हुआ, मक्खी आई, मच्छर आया, साथ में आए दोनों। उसके बाद यहाँ पर कौन आया था, उसके बाद दूसरे नंबर पर चूहा, तीसरे नंबर पर कौन आ गया, यहाँ पर कुत्ता, फिर कौन आ गए, सर। मैंने कैसे डिफ्रेंशिएट किया होगा, मैंने कैसे अलग अलग यहाँ पर उनको पहचाना होगा, मैंने इस तरह से पहचाना कि भाई उनकी जो बाहरी शरीर की रचना है वह कैसी है, अलग अलग यहाँ पर है, कैसी है, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि कोई भी प्राणी है, कोई भी जीवधारी है, उसकी बाह्य संरचना किस तरह की है, बाह्य संरचना का अध्ययन करना,
यानी जो उसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं, जो उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, उसकी अगर हम स्टडी कर रहे हैं, उसका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे यहां पर क्या कहा जाता है? आंसर करना, मॉर्फोलॉजी यहां पर कहा जाता है, यानी आकारिकी इसको यहां पर कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आकारिकी। आकारिकी का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या फीचर्स, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। और हिंदी में इसे हम सभी किस नाम से बोलेंगे? बाह्य संरचना का अध्ययन करना। बाह्य संरचना का अध्ययन करना, अध्ययन करना, बाह्य संरचना का अध्ययन करना। ठीक था? यहां तक ठीक था? ओके, चलो अब आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहां पर आता है कि आपने किसी को देखा, उसके बाह्य संरचना का अध्ययन किया और उस यानी एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की, और उसको हम सभी ने क्या कह दिया? मॉर्फोलॉजी यानी आकारिकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वो अंदर से कैसे हैं। अंदर से मतलब है हमें उसकी फीलिंग नहीं जानना। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है हमारा कि उसकी शरीर रचना किस तरह की है, उसकी एनाटॉमी यहाँ पर किस तरह की है, यानी उसका ब्लड कैसा है, उसका हार्ट, उसका हृदय कैसा है, उसकी बोन यानी हड्डियां कैसी हैं, उसकी कोशिकाएं यानी उसकी सेल कैसी है। तो जब हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो उसे यहाँ पर क्या कहा जाता है? एनाटॉमी यानी शरीर रचना विज्ञान कहा जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो है उसका हम अध्ययन अब यहां पर करेंगे। ठीक है, तो उसे हम यहां पर क्या कहेंगे? शरीर रचना विज्ञान। तो चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर, और हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा? आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। संरचना का अध्ययन करना, आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। ठीक है, यहां तक ठीक है ना? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी, कार्यकी के बारे में। कार्यकी का क्या मतलब होता है? कार्यकी का मतलब होता है यहां पर सबसे पहले, अब आगे हम यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट यहां पर आता है फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी की अगर आप यहां पर बात करते हो, कार्यकी की अगर आप यहां पर बात करते हो, तो कार्यकी का क्या यहां पर मतलब होता है, उस चीज को हम यहां पर समझते हैं। चलिए, कार्यकी का मतलब होता है कि आपका जो शरीर है वह किस तरीके से यहां पर कार्य कर रहा है। आपका जो शरीर है वह किस तरीके से यहां पर कार्य कर रहा है। ठीक है, और उसी को यहां पर क्या कहा जाता है? तो आंसर करना है कि उसी को हम सभी फिजियोलॉजी यानी कार्यकी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। बेटा आप लोग का ना कमेंट पढ़ना पड़ता है मुझे उधर जा करके, इसलिए मैं थोड़े कम कमेंट लेती हूँ। ठीक है, मुझे उधर जाके कमेंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फंक्शंस। स्टडी ऑफ फंक्शंस, और हिंदी में अगर हम बात करें तो कार्यों का अध्ययन करना। कार्यों का अध्ययन करना कि हमारा जो शरीर होता है वह किस तरीके से कार्य करता है, वो किस तरीके से हमारा यहाँ पर कार्य करता है, और उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब जैसे हमारा हृदय क्या कर रहा है? यहाँ पर ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, ब्लड को पंप कर रहा है, तो उसी को हम सभी यहाँ पर क्या कहेंगे? आंसर आपको करना है कि उसी को हम कहेंगे हृदय की कार्य की। हृदय की कार्य की। विवेक, सबका कमेंट आ रहा है बेटा, आपका भी कमेंट आ रहा है, आप लोग परेशान मत हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं हमारी किडनी किसका कार्य कर रही है? यहाँ पे ब्लड को छानने का काम कर रही है, फिल्ट्रेशन का काम कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये भी एक फिजियोलॉजी है ना। हमारी जो हड्डियां होती हैं, हमारा जो कंकाल तंत्र होता है, वह किस तरीके से कार्य कर रहा है? तो आंसर करना कि भाई वो हमारे पूरे शरीर को एक फ्रेमवर्क दे रहा है, एक ढांचा यहां पर दे रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या है? उसका फंक्शन है, ये भी उसका कार्य है। यह भी क्या कहलाएगा? मानव कार्यकी के अंतर्गत यहां पर रखा जाएगा। प्रजनन तंत्र की अगर हम बात करें तो वह भी क्या है? एक तरह का हमारे शरीर का फंक्शन है ना। तो ये भी क्या है? स्टडी ऑफ फंक्शन यानी कार्यों का अध्ययन यहां पर करना। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं यह क्या कहलाती हैं? मानव कार्य की, यानी कि फंक्शंस का जब हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं।
तो यहां पर मैंने आप लोगों को सबसे पहले 3 शब्दों के बारे में बताया, और ये जो 3 शब्द हैं यह कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर आता है मॉर्फोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या हो गया? आकारिकी। आकारिकी का मतलब होता है कि कोई भी यहां पर जीवधारी है, उस जीवधारी का हम अध्ययन कर रहे हैं। और क्या अध्ययन कर रहे हैं? बाह्य संरचना का अध्ययन यहां पर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम किसी भी जीव के आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे, यानी कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वह किस तरीके का है। और फिर हम यहां पर बात करते हैं फिजियोलॉजी यानी कार्यकी के बारे में। और जो फिजियोलॉजी यानी कार्यकी यहां पर होता है, वहां पर आप क्या देखोगे? फंक्शंस की स्टडी करना, यानी जो उसके कार्य होते हैं उसका यहां पर अध्ययन करना। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे। ठीक है निशा, ओके ओके, चलो सबको समझ आ रहा है। मैम क्या इसको नोट कर लेंगे? हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको बेटा नोट कर लीजिए। मैम हम आपसे पहले भी पढ़ चुके हैं, यूट्यूब में पढ़ चुके हैं। अच्छा, दूसरी जगह भी पढ़ चुके हो? ठीक है, बहुत अच्छे। ओके, चलिए ठीक है यहां तक। ओके, चलो हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहां पर बात करें तो पहले नंबर पर आपसे क्या पूछा गया? आकारिकी, बाह्य संरचना का अध्ययन करना। दूसरे नंबर पर क्या कहा गया? शरीर रचना विज्ञान, जिसमें आप आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हो। और फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है कार्यकी। तो कार्यकी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कार्यों का अध्ययन यहाँ पर करना। ठीक है, बहुत अच्छे। मैम आप प्लीज अपना नाम बता दीजिए। बेटा मेरा नाम अमृता है। ठीक है, चलो हो गया। मैंने देखा है कि कुछ ज्यादा ही कुछ बच्चे हैं जो गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, पर इट्स ओके, इट्स फाइन। ठीक है, चलो यहां तक बात समझ आ गई है? ठीक है, ओके गीतिका, ठीक है बच्चों। अच्छा ठीक है विवेक, ओके ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा एक चीज मुझे आप लोग यहाँ पर बताइए सबसे पहले, कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि जीवित और निर्जीव, यानी सजीव और निर्जीव, इन दोनों के बीच में क्या यहां पर अंतर होता है? मैम मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल बता दीजिए। मॉर्फोलॉजी का कोई भी एग्जाम्पल यहां पर ऐसे नहीं होगा। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का क्या यहां पर मतलब होता है कि भाई जैसे मान लो मेरे पास यहां पर बच्चे बैठे हैं। ठीक है, मान लो कि 2 स्टूडेंट मेरे पास बैठे हैं, तो मैंने उनकी संरचना क्या देखी यहाँ पर? कि इंसान की संरचना देखी ना, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मुंह है। एलियन नहीं है, वो इंसान है। उसके बगल में एक बिल्ली बैठी हुई है चुपचाप से, तो मैंने बिल्ली को देखा कि बिल्ली की तो एक पूंछ भी है, बिल्ली की मूंछ भी इस तरह से है, उसकी आंखें गोल गोल है, तो वो बिल्ली है ना। तो मॉर्फोलॉजी का ऐसे अलग से बेटा कोई एग्जाम्पल नहीं है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम बाहरी संरचना का अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम सभी मॉर्फोलॉजी कहते हैं। बस इतना ही है। मैम क्या कोई बुक लेनी पड़ेगी? नहीं, आपको बायोलॉजी के लिए कोई भी बुक लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, कोई बुक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर पूछा था उसका आंसर करेंगे, सजीव और निर्जीव। ठीक है शिक्षा, थैंक यू, सभी बच्चों को थैंक यू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सजीव और निर्जीव के बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में क्या यहाँ पर अंतर होता है? चलो बताओ। मैम वह ग्रोथ करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सजीव ग्रोथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिस्पायरेशन यानी श्वसन करते हैं। ठीक है, विकास भी करते हैं। ठीक है, खाना खाते हैं। ठीक है, और जनन भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलते हैं मैम एक जगह से दूसरी जगह। बहुत बढ़िया। और थोड़ा और। ठीक है ठीक है ठीक है, प्रजनन कर रहे हैं। ठीक है, प्रजनन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जो सजीव और निर्जीव है उसमें आप लोग डिफरेंस बहुत अच्छा बता रहे हो, लेकिन जो सबसे अच्छा डिफरेंस होता है, जो सबसे पावरफुल डिफरेंस होता है, वह किस चीज का होता है? एक लिविंग सेल, यानी एक कोशिका की अगर हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? कोशिका के बारे में। ठीक है, तो जो जीवित प्राणी होते हैं उसके पास एक जीवित कोशिका होती है। क्या होती है? एक जीवित कोशिका होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि सजीव और निर्जीव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो सजीव और निर्जीव के बीच में जो सबसे बड़ा मुख्य अंतर होता है वह किस चीज का होता है? तो आंसर आपको क्या करना है यहाँ पर? सेल, यानी कि कोशिका का होता है। किसका होता है? कोशिका का यहाँ पर होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहेगी। अब हम बात करते हैं कोशिका की
परिभाषा क्या होती है, कोशिका की परिभाषा यहाँ पर क्या होती है। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर सेल इज द structural and functional unit of life, ठीक है। और हिंदी में अगर हम इसको देखें तो हिंदी में क्या लिखा जाएगा कि यह जीवन की या जीव की लिख लेते हैं, या जीवन या जीव जो भी आपको लिखना है, या यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो आप सभी, ठीक है। यह जीवन या जीव की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से नोट करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सेल की अगर हम बात करते हैं, कोशिका की अगर हम बात करते हैं, तो कोशिका की अगर हम बात करते हैं तो कोशिका क्या है यहाँ पर, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और ऑर्गेनिज्म, यानी यह जीवन और जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। हाँ, इसको आप मूलभूत इकाई भी लिख सकते हो, वेरी गुड, मूलभूत इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई होती है, हाँ ये भी आप लिख सकते हो, सबसे छोटी यहाँ पर इकाई होती है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम 3 शब्दों को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, 3 शब्दों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला शब्द हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यूनिट, यानी इकाई। सबसे पहले इकाई क्या होती है, अगर आप किसी भी चीज को मापते हो, नापते हो, तो उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटी व्यवस्था हो सकती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकाई। जैसे अगर हमें दूरी को मापना है, तो दूरी को मापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे, मीटर, किलोमीटर या फिर प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर, है ना, दूरी को मापने के लिए। अगर आपको कोई लिक्विड, यानी जैसे दूध है, चाय है, ठीक है, पानी है, इनको अगर यहां पर मापना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, लीटर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसी तरीके से भारी, अगर कोई भारी सामान है उसको यहाँ पर नापना है, किसी भार को, किसी वेट को मापना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, किलोग्राम, ग्राम, इनका इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि जब हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो जीवन की जो शुरुआत है या जीवन की जो इकाई है, जीवन के बारे में अगर बात होगी तो उसके लिए क्या इकाई यहाँ पर उपयोग की जाएगी, सेल, कोशिका। जो यहाँ पर सेल से बना होगा वही जीवित होगा, उसी में ही जीवन होगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पर रखना है, ओके बच्चों। तो यहां पर सबसे पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि मैम वायरस, बेटा वायरस हम लोग यहाँ पर नहीं रखेंगे, क्योंकि हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो वायरस होता है वह सेल यानी कोशिका से नहीं बना हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम आगे मैं आप लोगों को और भी यहाँ पर पढ़ाऊंगी। पर आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका होती है उसके अंदर हम वायरस को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को इतना पढ़ा चुकी हूं, इसके आगे का कल आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। और क्योंकि अब नई क्लास आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी 3:15 बजे से, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा, ठीक है।